मैं इस वक्त दिल्ली राजधानी में मौजूद हूँ, जावेद बिन अली, और इस वक्त मेरी मुलाकात हो रही है उपेंद्र रावत जी से। एक ऐसा नाम है जो भारत में हर गरीबों पर जब भी जुल्म होता है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए आप अक्सर रहते हैं। मैं इनसे भी विशेष मीट वार्ता कर रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की क्या हालात हैं और इस वक्त ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को किस ढंग से देखना चाहिए पूरे लोगों को, और आपका एक मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन की जानने के लिए उपेंद्र रावत से जानना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या होना चाहिए हमारे ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों में और क्या फ़ैसला करना चाहिए। भाईजान, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा देश आरएसएस संघ परिवार के ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ से इसको सरलता से निकाल पाना संभव नहीं है। मैं जिक्र करूँगा अभी अदानी के पोर्ट पर। दुनिया को मालूम है कि जो अदानी को पोर्ट भेजा गया, मुद्रा पोर्ट, मोदी सरकार के द्वारा वहाँ 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई 19 सितंबर को। हेरोइन पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को मिलने जाता है, एक पुलिस का आला अधिकारी मिलने जाता है और महंत नरेंद्र गिरी अगले दिन आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा देता है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत में 550 के करीब मामले थे 24 मार्च 2020 को, तो भारत को ताले में बंद कर देता है। और जिस दिन 26,000 नए मामले उजागर हुए, मैं ये भी जिक्र कर रहा हूं, परसों जब भारत छोड़ के अमेरिका गए और भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका चला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजा मिहिर भोज की जाति को योगी आदित्यनाथ के द्वारा गुर्जर और राजपूतों के बीच में जाति का विवाद कराया जाता है और मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाता है। बिन बुलाए प्रधानमंत्री अमेरिका चला जाता है। ये सब का सब मामला मैं इसलिए कह रहा हूं, हेडलाइन को बदली करने का षड्यंत्र। क्या हेडलाइन? 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पर, उस बंदरगाह पर जो मोदी सरकार ने अपने यार अदानी को बेचा था। मतलब भारत के बंदरगाह स्मगलिंग के सबसे बड़े अड्डे बन चुके हैं। और आपने देखा तब भी हेडलाइन को बदली करने का तरीका नहीं निकला, तो प्रधानमंत्री वहां से अमेरिका में आपने देखा होगा। हमारा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की नसीहत देनी पड़ी। और ये देखिए, ये घटनाक्रम आपको समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और तब भी हेडलाइन बदली करने के लिए और क्या होता है, प्रधानमंत्री वापस आता है तो अधनंगे लोगों को खड़ा करके ढोल नगाड़ों से स्वागत कराया जाता है। और देर रात को प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा में जो रींट रोड़ी बदरपुर का काम चल रहा है उसको देखने के लिए गड्ढे में चला जाता है। कई पत्रकार मूर्ख कह रहे हैं कि देखो सेंट्रल विस्टा इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों से एक अपील करता हूं, आप जाइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी BHU जो हॉस्पिटल है वहां RT-PCR टेस्ट इसलिए बंद कर दिए गए, सरकार के पास पैसा नहीं है। कोरोना की जांच के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की हॉस्पिटल में RT-PCR की जांच का टेस्ट बंद कर दिया जाता है और 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा बनाया जाता है। हमारे देश में लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए पैसा नहीं था, जांच कराने के लिए पैसा नहीं है, उपचार कराने के लिए पैसा नहीं था, हॉस्पिटल में बेड देने के लिए पैसा नहीं था, पैसा सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हेडलाइन को बदली करने का षड्यंत्र में दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपको। 26 सितंबर को डेमचोक इलाका है पूर्वी लद्दाख का, जहां चीन के कब्जे का खुलासा हो जाता है और ठीक डेमचोक इलाके पर चीनी कब्जे का खुलासा होता है तो
असम और मिजोरम दोनों जगह भाजपा की सरकार है, जिनके मुख्यमंत्रियों की मीटिंग 25 सितंबर को 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह लेता है शिलोंग में बैठ करके, और 26 जुलाई को गोलीबारी हो जाती है असम और मिजोरम के बीच में, और 6 जवानों की हत्या हो जाती है। राज्य से राज्य को लड़ाया जाता है, भारत के नागरिकों को गोलियां चलाकर आपस में मरवाया जाता है। हेडलाइन बदली करने के लिए डेम चौक इलाके में चीनी कब्जे पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। तो आपने कहा कि देश किस दशा में पहुंच चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं उस बहादुर ईमानदार अधिकारियों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने 3000 किलो हेरोइन को पकड़ा अदानी के बंदरगाह पर हीरो कौन है? वो हीरो है जो चुपके से अमेरिका बिन बुलाए चला गया था। वो हीरो है कि वो जो तड़ी पार रह चुका शख्स वो हीरो है, या हीरो वो है जो फांसी पर लटक करके जान गंवा चुका है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, चिन्मयानंद राम मंदिर निर्माण के नेतागिरी करने वाला गृह राज्य मंत्री रह चुका शख्स, उसकी नग्न वीडियो देश भर में दुनिया ने देखी है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा पूरा अखाड़ा परिषद नग्न हो चुके नंगे चिन्मयानंद के साथ हर तरीके से है। तो राम मंदिर के निर्माण में जुटे नेता चिन्मयानंद के नग्न वीडियो के साथ में अखाड़ा परिषद खड़ा हो, और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का कोई नग्न फोटो आने वाला हो वो आत्महत्या कर देता हो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो पहली बात, हमारे देश में मुख्य मुद्दों से हेडलाइन को बदली कराने के षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव की आपने बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच में रातें व्यतीत की हैं। जिस दिन हमारा किसान उत्तर प्रदेश में बीज की बुआई करता, खेत में अंकुर आ जाता है, तब से लेकर के जो आवारा पशु जो इनके माँ और बाप हैं, गाय और सांड, वो नष्ट कर देते हैं, तो उससे हिफाजत करने के लिए जब फसल तैयार होकर घर पर आ जाती है या बाजार में बिक जाती है, तब तक चौकीदारी करनी पड़ती है हमारे देश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसानों को। 24 घंटे 1 एकड़ जमीन पर 6000 रुपए का खर्च लगाना पड़ता है कांटिले तार, बाड़ और खंबे लगाने के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उन पर मुकदमा बनाया जा रहा था। जिनके परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, उन्होंने एम्बुलेंस की शिकायत की, उन पर मुकदमा बनाया जा रहा था। जिनको दवा नहीं मिल रही थी, दवा की शिकायत करने पर जेल भेजा जा रहा था। हॉस्पिटल में उपचार नहीं मिल रहा था। मैं बताना चाहता हूं, जो हिंदुओं के नाम पर राज कर रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया दाह संस्कार लोगों का। लाशों को नदियों में बहाया गया जिन्हें चील, कौवे, कुत्ते खा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो लाशें कोरोना में लाखों लोगों की जो नदी किनारे दफन की गई, रेत में कब्रिस्तान बना दिया। पहली बार हुआ हिंदुस्तान में हमने देखा कि हिंदुओं के कब्रिस्तान बने। कब्रिस्तानों में जो शव पड़े थे उनको तो खोद करके कुत्ते और जंगली जानवर खा रहे थे, और उन पर पड़े कफन को योगी आदित्यनाथ की सरकार के गुंडे चुरवा रहे थे। अब आप समझ लो कि देश कहां चला गया है। 30 रुपए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल 112 रुपए लीटर में बेचा जा रहा हो। अरे 30 रुपए लीटर का डीजल 100 रुपए में बेचा जा रहा हो। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बेचा जा रहा हो। 80 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बेचा जा रहा हो। बेरोजगारी का तो आलम है। वो कह रहा है कि मैंने चिलमी बाबा कह रहा है मैंने 1 लाख लोगों की रोजगार दे दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैं लाखों लोगों को रोजगार दूंगा उत्तराखंड में। आरटीआई कहती है कि राजधानी दिल्ली में 6 साल में मात्र 450 लोगों को रोजगार दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। वो कह रहा है मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा उत्तराखंड के बेरोजगारों को 5000 रुपए और गोवा के बेरोजगारों को 3000 रुपए, और दिल्ली के बेरोजगारों को 1 रुपए नहीं देता है। दिल्ली में रोजगार नहीं देता, आप समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा धन दिल्ली में है। तो जिस तरीके से बिना हड्डी की जीप आरएसएस की बी टीम गा रही है, उसी तरीके से आरएसएस का चिलमी बाबा भी राग अलाप रहा है कि मैंने रोजगार दे दिया।
उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूपी ने तय कर लिया। देखिए दिल्ली में तो पोस्टर बहुत लगाए हैं। मैं कह रहा हूँ यूपी ने तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया, हम भाजपा और चिलमी बाबा की सरकार की विदाई करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बे औलाद की सरकारों की विदाई होने जा रही है और किसी औलाद वाले को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। कई लोग आपत्ति कर रहे हैं, मैं कभी नाम बताऊंगा। उत्तर प्रदेश तय कर चुका है क्योंकि बे औलाद वाले को नहीं पता लगता जब कोरोना में बच्चे की मौत होती है, बे औलाद वाले को नहीं पता लगता कि जब बेटी का शव नदी में बहा जाता है तो कैसे चील कौवा कुत्ता खाता है। बे औलाद वाले को और बिन बाप वाले को, ये तो ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका बाप कोरोना में मर रहा था, अंतिम संस्कार करने नहीं गया। अरे जिस आदमी ने अपना नाम बदल दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपने बाप का नाम बदल दिया हो, अरे ऐसे व्यक्ति। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि बे औलादों को नहीं पता होता क्योंकि माँ बाप से भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जिसकी माँ को, बाप को, जिसकी बहन को, भाई को, भतीजी को चील कवर कुत्ते खा रहे थे, अब इनको नहीं पता लगेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 12 के तहत महामारी में जान गंवाने वाले एक एक व्यक्ति को के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मैं ये बात इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को खास करके मैं अपील करता हूं, जिनके घरों से कोरोना के कारण मौत हुई है वो सब लोग मुकदमा दर्ज कराओ। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इसने आंकड़े भी छुपाए हैं तो ये संख्या भी कम बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। भारत 12 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जदार बनाया गया, बोला हम तो मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। भारत की सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेच दी, मतलब नवरत्न बेच दिए, बोला हम मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। भारत में 30 रुपए लीटर का पेट्रोल और डीजल 100 और 112 रुपए लीटर बेचा जा रहा है, बोला हम मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। भारत में 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए का बेचा जा रहा है, बोला हम मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। आप मुफ्त में टीका लगाने के लिए देश बेच रहे हैं, मुफ्त में टीका लगाने के नाम पर दुनिया का कर्जदार बना रहे हैं, मुफ्त में टीका लगाने के नाम पर पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर 3 गुना महंगे दाम पर बिकवा रहे हैं और आप और सरसों का तेल भी 3 गुना महंगे दाम पर बिकवा रहे हैं और कह रहे हैं मुफ्त टीका लगा रहे हैं। रावत जी जी ये टीका की बात कर रहे हैं, बहुत से जगह डॉक्टर जो है पैसा लेके वो टीका लगा रहे हैं, उनको अथराइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, मैं समझ गया आपका कहने का है कि एक मैं कह रहा हूं कि एक मुफ्त टीका, मैं अभी मुफ्त की बात कर रहा हूं, पैसा लेकर लगाने का अलग मामला है। हम कह रहे हैं कि आप भारत में मोदी बताए कि 2014 से अब तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जदार देश को बना दिया मुफ्त टीका लगाने के नाम पर। हमारे देश के अंदर आपको बताना चाहता हूं 4 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ पेट्रोल और डीजल के नाम पर जो गैस जेब काटी गई देश के नागरिकों की। मैं 2021 का जिक्र कर रहा हूं, 2014 से अब तक कितने लाख अमेरिकी डॉलर ये जेब काट चुके हैं। ये कह रहे हमने गन्ने की कीमत बढ़ा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन गन्ने की कीमत 325 रुपए क्विंटल थी, उस दिन हमारे देश में अमेरिकी डॉलर की कीमत 66 रुपए थी, सॉरी 65 रुपए। $5 का 1 क्विंटल गन्ना आता था। आज रुपए की कीमत गिर गई, 74 रुपए के करीब पहुंच गया और आज जो है $5 की कीमत 370 रुपए बनती है। मैं बात कर रहा हूं अगस्त 2018 का, और अगस्त 2018 में 325 रुपए के लिए $5 खर्च होते थे। अगर आज 2018 का अगस्त का रेट गन्ने का किसानों को मिले तो 370 रुपए मिलना चाहिए। रुपए की कीमत गिरी है, गन्ने की मिठास नहीं गिरी। गन्ने की मिठास नहीं गिरी, रुपए की कीमत इसलिए गिरी। नालायक, फर्जी डिग्री वाला और देश विक्रेता बैठा हुआ है और देश में हेडलाइन बनाने वाला बैठा हुआ है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, इस वक्त कोरोना काल में जब अदालतों पर, सरकार पर, देश के रेल उद्योग व्यापार पर ताले लगे थे, तब देश को पालने वाला किसान, उनके लिए 3 काले कानून लाए गए, जिसमें एक, देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, दूसरा पूरी मंडियों की जमीनों को बेचा जाएगा, और तीसरा पहले किसानों को जमाखोरी के नाम पर सस्ते दाम पर और फिर पूरे देश के उपभोक्ताओं को लूटा जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूं